प्रिय बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी के सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर 3 इकाई 3 वर्धन वंश पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से वर्धन वंश का सामान्य परिचय, प्रमुख शासक एवं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम लोग वर्धन वंश का सामान्य परिचय, जिसमें दिया है वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेसर में हुआ था। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव मत का अनुयायी था। बाणभट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था, जो शैव मत का अनुयायी था। परंतु पुरातात्विक स्रोतों के में उसका नाम नहीं मिला। पुरातात्विक स्रोतों में वर्धन वंश का पहला शासक नरवर्धन को माना जाता है, बताया गया है। इस वंश का इतिहास जानने हेतु बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजु श्रीमूलकल्प और महाकवि वाण का हर्षचरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्षचरित्र कादंबरी चंडी शतक का लेखक बाण है, हर्ष है। हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष से पूर्व साम्राज्य की राजधानी थानेसर थी। हर्ष ने इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। ये वर्धन वंश का सामान्य परिचय था। आगे इस वंश के प्रमुख शासक पढ़ेंगे हम लोग। इस वंश के प्रमुख शासकों में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, ये प्रमुख शासक हैं वर्धन वंश के। अब यहाँ कुछ शासकों के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रभाकर वर्मन के बारे में। इसके बारे में प्रभाकर वर्मन, यह प्रतापशील के नाम से विख्यात था। यानी प्रभाकर वर्मन को प्रतापशील भी कहा जाता था। इस वंश के शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि प्रभाकर वर्मन ने ही धारण की थी। वर्धन वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्मन ने। इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। यशोमती की 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। अगला प्रमुख शासक है राज्यवर्धन द्वितीय। इसने परम सौगात की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की छात्रों? परम सौगात की उपाधि धारण की।
इसने देवगुप्त से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। बाद में देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी। इसके बाद राज्यवर्धन द्वितीय का छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बन गया। अगला प्रमुख शासक है जो बड़ा ही प्रसिद्ध शासक माना गया वर्धन वंश का, हर्षवर्धन। 606 से 647 ईस्वी के बीच। इसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था, यानी हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य। इसने शासक बनने के वर्ष से हर्ष संवत की शुरुआत की। इसके सिक्कों पर नंदी पर बैठे शिव का अंकन है, जो उसके शैव मत के होने का प्रमाण है। ये हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। इसने शासक बनने से के वर्ष से हर्ष संवत चलाया। इसके सिक्कों में नंदी पर बैठे शिव का अंकन है, जो शैव मत होने का प्रमाण है। वैनसांग के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने पूरे राज्य में मांस भक्षण निषेध कर दिया, निबंध करा दिया। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने अपने राजदूत वैनसांग द्वारा हर्ष के पास मैत्री का प्रस्ताव भेजा। वैनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया, यानी वैनसांग ने हर्ष को क्या नाम दिया? शिलादित्य। हर्ष के दरबार में उत्तर गुप्त वंशीय शासक माधव गुप्त रहता था। हर्ष ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों में राजश्री को खोजा। उसने चीन के शासक ताइसुंग के दरबार में राजदूत भेजा। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक, प्रियदर्शिका बहुत ही प्रसिद्ध है, रत्नावली और नागानंद, एक बार फिर से देख लेंगे। हर्ष के संस्कृत भाषा में लिखे 3 प्रमुख नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखे। नागानंद में जीमूतवाहन नामक राजकुमार की आत्महत्या की कहानी है। भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत हर्ष ने ही की, यानी भूमि की सामंती प्रथा का प्रचलन किसके काल में हुआ? हर्ष के काल में हुआ। आगे देखेंगे हर्ष की कुछ विजयों के बारे में। इसके साम्राज्य में कश्मीर को छोड़कर लगभग पूरा उत्तर भारत सम्मिलित था। कश्मीर का शासक दुर्लभ वर्धन स्वयं इसे बुद्ध के दांत देकर गया। हर्ष ने कन्नौज में इस पर एक स्तूप बनवाया। इसने कन्नौज में गौड़ीय शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया, परंतु बाद में अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया। नर्मदा नदी के पास इसका युद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। इस युद्ध का उल्लेख बाणभट्ट नहीं करता है, परंतु इसकी जानकारी
एहोल अभिलेख और ह्वेनसांग की सीयूकी से प्राप्त होती है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई। अगली हेडिंग है कन्नौज की धर्म सभा। कन्नौज की धर्म सभा। इस धर्म सभा का अध्यक्ष ह्वेनसांग था। महायान बौद्ध की महत्ता स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। इस सभा में 20 देशों के शासक सम्मिलित हुए। कितने देशों के? 20। और ये सभा 20 दिन तक चली। इस सम्मेलन के बाद हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को देश से निष्कासित कर दिया। इसने उड़ीसा में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नालंदा बिहार से 4 बौद्ध प्रचारकों को भेजा। अब यहाँ हर्ष का प्रशासन। हर्ष के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, पहला अधिकारी अवंती, जिसका काम था युद्ध और शांति का अधिकारी और विदेश मंत्री था। यानी युद्ध और शांति का अधिकारी और विदेश मंत्री को क्या कहते थे? अवंती कहते थे। दूसरा प्रमुख अधिकारी था सिंहनाद, जिसका काम था सेना का अधिकारी यानी सेनापति था। तीसरा अधिकारी का था कुंतल, इसका काम था अश्व सेना का प्रधान। चौथा स्कंदगुप्त, इसका काम था हस्ती सेना का प्रधान। और पांचवा था भड़डी। भड़डी, इसका ये था प्रधान सचिव। तो ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे। अब छात्रों यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं पाठ से संबंधित। पहला प्रश्न है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा पुष्यभूति वर्धन ने। दूसरा है पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन। अगला, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एहोल अभिलेख से। अगला है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन 12वां, सकलोंत रापतनाथ किसे कहा गया? तो हर्षवर्धन को। बंगाल का शासक कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। गुप्त वंश के पश्चात भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हरियाणा में। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती
कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वैनसांग। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? हर्षवर्धन ने। दक्षिणी भारत में एरीपत्ती का अर्थ क्या है? तो जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमिकर। पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना की लिया जाता था? पैदावार का 1/6वां भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र था। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया? तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी में है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? कल्हड़ ने लिखा। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्मन ने की। अगला क्वेश्चन है, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो आंसर होगा अवंती वर्मन ने। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश का। किस वंश का हुआ? उत्पल वंश का। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म, यहाँ क्या होगा छात्रों? बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? 643 में किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? यशोवर्मन का। वैनसांग की रचना में की क्या नाम है? वैनसांग की रचना का क्या नाम है? तो सीयूकी। वैनसांग द्वारा रचित रचना का नाम सीयूकी है। छात्रों, यहाँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, हर्ष किस वंश का राजा था? हर्ष किस वंश का राजा था? तो यहाँ क्या होगा? वर्धन वंश। हर्ष के समय भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। वैनसांग कहाँ से भारत आया था? वैनसांग कहाँ से भारत आया था? तो चीन से। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और लास्ट में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? 4 विकल्प हैं, कन्नौज, थानेसर, प्रयाग और पाटलिपुत्र। तो यहाँ आंसर होगा कन्नौज। छात्रों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली यूनिट, अगला चैप्टर हम जल्द ही आपके बीच लेकर आएंगे। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें।